हेलो एवरीवन, चंपारण स्टडी पॉइंट पे एक बार आपका फिर स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। तो इस पार्ट में हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का जो 7 नगर हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, उसमें कुछ अन्य स्थलों के स्थल जो छूट गए थे उस वीडियो में, उन्हें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं, यानी कि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम से। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट भी कीजिएगा कि क्या पढ़ना चाहते हैं आप इसके बाद, इस सीरीज़ के बाद, या इस सीरीज़ में आप क्या कुछ है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, और यदि कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं हमसे। तो देखते हैं कुछ अन्य स्थल। तो पहला देखते हैं हम जम्मू कश्मीर में मांडा। हमने पढ़ा था कि जो सिंधु सभ्यता है उसका सबसे उत्तरी स्थल मांडा ही है भारत में। तो इसके पहले वाला वीडियो आप जो 2 पार्ट में कंप्लीट हुआ है उसे आप ज़रूर देखिएगा, तभी ये तीसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले वाले पार्ट में जो 7 नगरें हैं उनको कंप्लीट किया गया है, और उसके पहले वाले पार्ट में इससे जो भी बेसिक जो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी है, उनका विस्तार, उनका कालक्रम या अन्य सभ्यताओं से उनकी तुलना, ये सब पहले पार्ट में कंप्लीट किया गया है। तो इस पार्ट को देखने से पहले आप पहले पार्ट को ज़रूर देखिएगा। तो जम्मू कश्मीर में मांडा हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल है। यह जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर है। पंजाब में रोपड़, दधेरी, संगोल स्वतंत्रता के पश्चात उत्खनित पहला स्थल है, यानी कि स्वतंत्रता के बाद जो उत्खनन हुआ पंजाब में रोपड़, दधेरी और संगोल, ये स्वतंत्रता के बाद पहला उत्खनित स्थल है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। रोपड़ का आधुनिक नाम रूपनगर है। देखिए, पंजाब में जो रोपड़ है उसे इस टाइम हम रूपनगर के नाम से जानते हैं। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य रोपड़ से मिला है। देखिए, ये सवाल बहुत ही फेमस है एग्ज़ाम के लिए। लगभग बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि मालिक के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये पंजाब के रोपड़ से मिला है। देखिए, इसके पहले जो हमने स्थल कंप्लीट किया था उसे नगरों की संज्ञा दी जाती है, तो वो नगर थे। और ये जो महत्वपूर्ण स्थल है, यहाँ कुछ कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जिनके वजह से हमें इनको याद रखना पड़ता है। वैसे तो 14 स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता में, तो उतने स्थलों को तो हम ना पढ़ सकते हैं ना याद रख सकते हैं, तो इसलिए कुछ इम्पोर्टेंट स्थल ही हम यहाँ याद रखेंगे। तो 7 नगरों के बाद जो कुछ अन्य स्थल हैं जहाँ से कुछ ऐसा साक्ष्य मिला है जिसे हमें उसको याद रखना पड़ रहा है, तो ये सभी साक्ष्यों पर आप ध्यान दीजिएगा। दधेरी परवर्ती हड़प्पा का स्थल है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद का स्थल है, जब हड़प्पा का पतन हो गया उसके बाद का स्थल है। संघोल से तांबे की 2 छेनियाँ मिले हैं, छेनियाँ जिनका प्रयोग लोहार लोग करते हैं। यहाँ से वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य मिले। इसके पहले भी हमने अग्निकुंड 2 स्थलों से देखे थे। एक जहाँ देखे थे 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे, लेकिन वहाँ स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था कि वो किस स्ट्रक्चर में मिले थे। लेकिन इसके पहले हमने एक जगह और देखा था वर्गाकार और वृत्ताकार अग्निकुंड के साक्ष्य, और यहाँ भी हम देख रहे हैं। हरियाणा के राखीगढ़ी कुड़ाल भारत के हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी स्थल है। कुड़ाल में चांदी के 2 मुकुट के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बागपत, सहारनपुर, मेरठ स्थल है। बागपत का एक सनौली जिला है। बागपत जो है वहाँ एक सनौली जिला है, उसमें 125 समाधान मिले हैं। तो इसके पहले हमने कहीं नहीं देखा था कि 125 समाधान मिले हों। समाधान तो मिला है, 3 युग्मित समाधान भी मिला है, लेकिन 125 यानी कि इतनी ज़्यादा मात्रा में समाधान इसके पहले नहीं मिले थे, जो उत्तर प्रदेश के बागपत के सनौली जिले से प्राप्त हो रहे हैं। सिर उत्तर और पैर दक्षिण में है। ये साक्ष्य हमें कहीं नहीं मिला था कि जहाँ जो समाधान मिले थे उसका उनका सिर उत्तर की तरफ हो और पैर दक्षिण की तरफ हो। यहाँ से जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। सहारनपुर में 4 स्थल हैं, बड़गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा, सकतपुर, मेरठ, सकतपुर, ये 4 स्थल हैं। और मेरठ में 3 स्थल हैं, आलमगीरपुर, भगवानपुरा, हस्तिनापुर। देखिए, जो आलमगीरपुर है वो हिंडन नदी के तट पर है, और हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी तंत्र आपने पढ़ा होगा, या नहीं पढ़ेंगे तो उसे जियोग्राफी में नहीं पढ़े तो जियोग्राफी में कंप्लीट किया जाएगा नदी तंत्र में। तो उसमें जो यमुना है, गंगा यमुना के संगम पे जो संगम है वहाँ इलाहाबाद अवस्थित है, और यहाँ प्रयाग, जो आज प्रयागराज के नाम से जिन्हें आज हम जानते हैं उस शहर को, और वहाँ बहुत बड़ा कुंभ भी लगता है।
तो ये जो यमुना नदी है इसकी सहायक नदी है हिंडन नदी, और उसी के किनारे बसा है आलमगीरपुर। गुजरात में सुरकोतड़ा, रंगपुर 2 स्थल हैं। देखिए इसके पहले हमने रूपनगर देखा था, तो रूपनगर और रंगपुर से कंफ्यूज नहीं होना है। वहाँ हमने रोपड़ को देखा था रूपनगर के लिए, और यहाँ सुरकोतड़ा गुजरात की बात हो रही है। यहाँ रंगपुर 2 स्थल हैं, सुरकोतड़ा और रंगपुर। सुरकोतड़ा कच्छ की खाड़ी में है, ये है कच्छ की खाड़ी और ये है खंबात की खाड़ी। तो सुरकोतड़ा में घोड़े का अस्थिपंजर या कंकाल के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ के दुर्ग और नगर एक ही 4 दीवारी से घिरे थे। यहाँ भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं। इसके पहले भी हमने भूकंप का साक्ष्य देखा था। और देखिए यहाँ भी जो दुर्ग और नगर हैं, पश्चिमी और पूर्वी, ये सभी एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हैं सुरकोतड़ा में। रंगपुर अहमदाबाद जिले के सौराष्ट्र क्षेत्र में भादर नदी के तट पर है। यहाँ से धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। देखिए धान हमें एक जगह और मिला था, धान और बाजरा, इसके पहले जब हम नगर स्थल पढ़ रहे थे वहाँ भी मिला था, और उसके बाद हमें सीधे यहाँ मिल रहा है अहमदाबाद जिले के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो ये रंगपुर स्थल है, यहाँ हमें धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। महाराष्ट्र के दैमाबाद अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी के सहायक प्रवरा नदी है एक, वहाँ सबसे उस तट पर ये सबसे दक्षिणतम स्थल है। तो देखिए यहाँ है अहमदनगर और यहाँ है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद जो है गुजरात में है, अहमदनगर जो है महाराष्ट्र में है। तो देखिए नाम कुछ सेम लग रहा है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये महाराष्ट्र का जो दैमाबाद है ये सबसे दक्षिणतम स्थल है हड़प्पा सभ्यता का। और हमने बताया भी था, जो 4 स्थल बताए थे, सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी और सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी, पहले वाली वीडियो में, तो वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सबसे दक्षिणतम स्थल है जो प्रवरा नदी के तट पर है, और प्रवरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। पाकिस्तान में 3 स्थल मिले हैं, पंजाब प्रांत में, सिंध प्रांत में और बलूचिस्तान प्रांत में। देखते हैं कि सिंध प्रांत में कितने हैं और पंजाब में कितने हैं और बलूचिस्तान में कितने हैं। देखिए पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 5 स्थल मिले हैं, कोट दीजी, और यहाँ से अलंकृत खंभा। इसके पहले हमने देखा था अलंकृत ईंट, तो यहाँ से अलंकृत खंभा मिला है। पत्थर के तीर के साक्ष्य मिले हैं। आमरी से बारहसिंगा के साक्ष्य मिले। इसके पहले भी हमने 2 जानवर देखा था एक ही नगर स्थल से, बारहसिंगा और गोरीला। तो कमेंट कीजिए कि वो हमने कहाँ देखा था, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में उसे हमने कंप्लीट किया है। और अली मुराद एकमात्र ग्रामीण स्थान, जूरी दड़ो स्टेडियम के साक्ष्य। इसके पहले हमने देखा था कि 3 जहां दुर्ग मिले थे, पश्चिमी और पूर्वी के बीच एक मध्य टीला भी मिला था, वहां एक खेल के स्टेडियम के साक्ष्य मिले थे। वो किस राज्य में है? भारत में ही स्थित है। भारत के किस राज्य में वो स्थल मिले हैं? अल्लादीनो अरब सागर सिंधु नदी के तट पर बंदरगाही नगर है। इसके पहले हमने लोथल को देखा था भारत में, बंदरगाही नगर में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में 5 स्थल हैं। पहला नवसारो से सिंदूर के साक्ष्य मिले हैं। देखिए नवसारो में लास्ट में रॉ है और सिंदूर में भी लास्ट में रॉ है, इससे याद रखिएगा नवसारो सिंदूर। तो नवसारो से हमें सिंदूर के साक्ष्य मिल रहे हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। देखिए ये जो भारत है और यहाँ से ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के इस छोर में बलूचिस्तान प्रांत अवस्थित है, उसी प्रांत की बात हो रही है। वहाँ से 5 स्थल मिले हैं। दूसरा है बालाकोट, यहाँ से सीप का उद्योग मिला है। इसके पहले सीप का पैमाना भी मिला था किसी नगर स्थल में। सोतकाको ये है सादिकौर नदी के तट पर, यह भी बंदरगाही नगर है। अभी हमने सिंध प्रांत में भी एक बंदरगाह नगर देखा था, फिर हम बलूचिस्तान प्रांत में भी एक बंदरगाह नगर देख रहे हैं। डावरकोट एक स्थान है, इसकी अभी कोई विशेषता नहीं मिली है। यह है सुतकांगेडोर, ये भी एक स्थल है, ये दास्क नदी के तट पर है। फिर देखते हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, तो गनेरी वाला स्थल हड़प्पा काल का सबसे बड़ा स्थल है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। सिंधु सभ्यता के क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े से छोटे स्थल का क्रम इस प्रकार है। देखिए सिंधु घाटी पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो सबसे बड़ा स्थल है वो है गनेरी वाला, जो पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से मतलब है प्रांत राज्य को कहते हैं, पंजाब राज्य में
जो हमारा पंजाब है वहीं से आधा पंजाब कट कर जो पाकिस्तान में गया है पंजाब, उसी पंजाब की बात हो रही है। इस पंजाब में एक स्थल है गनेरी वाला, जो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जो 1400 स्थल मिले हैं उसमें सबसे बड़ा स्थल है ये गनेरी वाला। और उसके बाद है मोहनजोदड़ो, जो हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था। 7 नगरों में हमने दूसरे नंबर पे पढ़ा था, पहला हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो। देखिए कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। सबसे बड़ा स्थल गनेरी वाला है, लेकिन सबसे पहला जो स्थल है खोजा गया वो हड़प्पा है। भले ही दूसरे नंबर पे मोहनजोदड़ो आ रहा है क्षेत्रफल के हिसाब से कि गनेरी वाला के बाद सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, लेकिन ये दूसरे नंबर पे है। अगर खोज की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे पहला स्थल जो है हड़प्पा है और दूसरा स्थल ये मोहनजोदड़ो है। उसके बाद राखीगढ़ी है तीसरे नंबर पर, ये भारत का स्थल है। और उसके बाद है धौलावीरा चौथा, ये भी भारत में है। तो देखिए भारत में अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है तो राखीगढ़ी है और दूसरे नंबर पे धौलावीरा। लेकिन अगर पूरा पूछा जाए कि सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल कौन सा है तो गनेरी वाला। और वहाँ कोई अगर देश की बात ना की जाए तो सबसे बड़ा गनेरी वाला है और तीसरे नंबर पे राखीगढ़ी है। लेकिन अगर भारत की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर पे राखीगढ़ी है, फिर धौलावीरा है। अब देखते हैं हड़प्पाई लिपि। हड़प्पाई लिपि क्या है? हड़प्पाई लिपि के बारे में हमने देखा था पहले वीडियो में ही। हड़प्पा लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं, जो सेलखड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुट्टिकाओं आदि पर मिलते हैं। देखिए ये है तांबे की गुट्टिका और देखिए ये मूल चिन्ह है, यही है हड़प्पाई लिपि। देखिए किस प्रकार लिखे गए हैं, ये है बैल अंकित है इस पर। और इस लिपि का सबसे पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 ईस्वी तक पूरी लिपि प्रकाश में आ गई थी। एक नमूना मात्र मिला था 1853 ईस्वी में, लेकिन जो सब पूरी लिपि प्रकाश में आई वो 1923 ईस्वी में आई। इसकी लिपि पिक्टोग्राफ का मतलब है चित्रात्मक थी, जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस तरह से लिखी जाती थी। अभी हम जो लिखते हैं देवनागरी लिपि हम इधर से लिखते हैं, लेकिन ये दाईं से बाईं ओर इधर से लिखकर फिर इधर से लिखी जाती थी। इस पद्धति को ब्रूस्टोफेडन पद्धति कहा गया। सबसे ज्यादा चित्र यू आकार तथा मछली के प्राप्त हुए हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ यू आकार का है, फिर ये मछली टाइप का बनाया हुआ है। तो सबसे इस लिपि में सबसे ज्यादा जो मिली है, ये तो चित्राक्षर लिपि है ही, और इसमें जो सबसे ज़्यादा मिली है वो यू आकार में और मछली के चित्र में मिली है। अब देखते हैं हम हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की इकाई परंपरागत तौर पर परिवार थी, यानी कि सबसे पहली इकाई जो थी परिवार थी। मातृदेवी की पूजा तथा मुहरों पर अंकित चित्र से यह पता चलता है कि हड़प्पा समाज संभवतः मातृसत्तात्मक था। समाज में विद्वान, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक वर्ग की मौजूदगी थी, यानी कि पश्चिमी टीले पर यही लोग निवास करते थे। जो पुरोहित वर्ग थे, शासक वर्ग थे, जो विद्वान वर्ग थे वो पश्चिमी टीले पर, और जो व्यापारी थे, श्रमिक वर्ग थे, वो पूर्वी टीले पर थे। तो इससे पता चलता है कि ये लोग यहाँ मौजूद थे। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को दर्शाती है, यानी कि आवासों से पता चलता है कि उस समय भी आर्थिक विषमता विद्यमान थी। जैसे आज है, बहुत लोग गरीब हैं, बहुत लोग धनी हैं, इस टाइप की आर्थिक विषमता उस समय भी विद्यमान थी। तभी तो पश्चिमी टीले पे भवन देखने को मिलता है और पूर्वी टीले पे सामान्य घर देखने को मिलते हैं। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा भी मिली है। हमने नगरों में ही देखा था, चनूदड़ों में स्त्री सौंदर्य प्रसाधन के कुछ साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक, कंघी, ऐसा कुछ सब चीज़ मिले हैं। तो हड़प्पावासी जो थे इस साज सज्जा पर भी ध्यान देते थे। चनूदड़ों से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के लोग सूती व ऊनी दो प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे, यानी कि ऊनी वस्त्र भी वो पहनते थे और सूती वस्त्र भी पहनते थे। और इसलिए माना जाता है कि वहाँ से कपास के साक्ष्य भी मिले हैं। कपास की भी खेती हुआ करती थी वहाँ।
इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। यहाँ अंत्येष्टि में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, सबसे ज़्यादा पूर्ण समाधिकरण ही प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी चलन था। ऐसा नहीं था कि दाह संस्कार और आंशिक समाधिकरण वहाँ नहीं था, कम था, लेकिन ज़्यादा जो प्रचलित था वो पूर्ण समाधिकरण ही था। यहाँ के लोग गणित, धातु निर्माण, मापतौल प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की जानकारी रखते थे। ये बहुत ही बढ़िया फैक्ट्स है एक, क्योंकि ये जो धातु निर्माण आप देख रहे हैं, धातु निर्माण जानते थे तभी तो उन्होंने एक नर्तकी की मूर्ति बनाई थी जिसको तांबे और टीन मिलाकर कांसा का तैयार किया गया था। तो धातु निर्माण भी जानते थे, माप तौल प्रणाली भी जानते थे। आप देख रहे हैं कि वहाँ माप तौल बटखरे बनाने के साक्ष्य मिले हैं। ग्रह नक्षत्र का भी पता चलता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से। मौसम विज्ञान के बारे में भी जानकारी रखते थे। सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। देखिए यहाँ युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिले। इसके बाद हम जब देखेंगे, जब महाजनपद काल शुरू होगा, वहाँ देखेंगे वहाँ से युद्ध की जो रणनीति है वो शुरू होगी। अब वहाँ से विस्तार की प्रक्रिया शुरू होगी। महाजनपद काल से युद्ध विस्तार, राजा रजवाड़े की संज्ञा वहीं से शुरू होती है। वहीं से सब लड़ाई झगड़े युद्ध सब वहीं से शुरू होते हैं। तो वहाँ से हम देखेंगे युद्ध, इसके पहले युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। और कहा जाता है कि ये युद्ध प्रिय कम थे, इसलिए तो युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, और शांति प्रिय ज़्यादा थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर ने दास प्रथा को स्वीकार किया है। व्हीलर कहते हैं कि श्रमिकों की जो स्थिति देखते हैं उससे व्हीलर अनुमान लगाते हैं कि दास प्रथा भी यहाँ प्रचलित थी। अब देखते हैं राजनीतिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा वासियों के राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं है, यानी कि स्पष्ट रूप से मालूम नहीं पड़ता है कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा था। चूंकि हड़प्पा वासियों वाणिज्य व्यापार की ओर अधिक आकर्षित थे, इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में वर्णित अथवा व्यापारी वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मतलब शासन में व्यापारी वर्ग ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। यानी कि राजतंत्रात्मक का मतलब है वंश के अनुसार नहीं बदलता, यानी कि राजा का लड़का राजा ही होगा, इस टाइप का नहीं था। जनतंत्रात्मक था, यानी कि जनता द्वारा चुना जाता था शासक को। व्हीलर के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक शासन था और उसमें धर्म की महत्ता थी। धर्म को वो लोग मानते थे। आर्थिक जीवन देखते हैं तो सिंधु सभ्यता की उन्नति का प्रमुख कारण उन्नत कृषि तथा व्यापार था। उन्नत कृषि, देखिए बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं, इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वहाँ कृषि की अवस्था बहुत ही अच्छी थी, कृषि विकसित थी, तभी तो उतने बड़े बड़े अन्नागार बनाए जाते थे अन्न को रखने के लिए। व्यापार था, अतः इस काल की अर्थव्यवस्था सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, विभिन्न दस्तकारियों में दक्षता और समृद्ध आंतरिक यानी कि देश के अंदर और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यानी कि देश के अंदर भी आंतरिक व्यापार भी किए जाते थे और विदेशों से भी व्यापार किए जाते थे। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, अपितु मिस्र यानी कि जो इजिप्ट है, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया से भी व्यापार होता था। मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य एशिया, देखिए ये सभी मैप की चीज़ें हैं। तो मैप यदि आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वो मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, मैप का पूरा वीडियो सातों के सातों कॉन्टिनेंट का, तो उसे आप देख लीजिएगा एक बार। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह लोथल, रंगपुर, सुरकोतड़ा, प्रभास, पाटन आदि थे। हड़प्पा सभ्यता में माप की दशमलव प्रणाली तथा माप तौल की इकाई 16 के गुणांक में होती थी। आज भी 16 के गुणांक में होती है। इस सभ्यता के लोग गेहूं, राई, मटर, तिल, सरसों, कपास आदि की खेती किया करते थे। इनके साक्ष्य भी मिले हैं, हमने नगरों में देखा है इनको। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को दिया जाता है। जब सूती के कपड़े के साक्ष्य मिले थे तभी हमने बताया था कि यहाँ कपास का भी प्रमाण मिलता है। यूनानियों ने इसे सिंधु नाम दिया है। यहाँ के लोग तरबूज, खरबूज, नारियल, अनार, नींबू, केला जैसे फलों से भी परिचित थे। यानी कि इतने प्रकार के फलों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे, जो हड़प्पा सभ्यता में ही हमें मिले थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर, पत्थर,
एवं कांस्य के औजारों का प्रयोग किया जाता था। देखिए अभी तांबा का प्रयोग नहीं हो रहा है, सॉरी, अभी जो औजार बन रहे हैं वो कांस्य के यानी कि तांबा और टीन मिलाकर बनाए जा रहे हैं और पत्थर के 2 टाइप से बनाए जा रहे हैं। इस सभ्यता में फावड़ा नहीं मिला है। संभवतः यह लोग लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे, यानी कि फावड़ा मतलब लोहे का हल नहीं मिला है। लोहा यहाँ अभी कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ लोग लकड़ी के हल का प्रयोग करते थे। सिंधु नगरों में कृषि पदार्थों की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों से होती थी। आज भी हम देखते हैं कृषि पदार्थ यानी कि जो खाद होते हैं, जो टायर बैल जैसे ये सभी कृषि में लगने वाले जो साधन है वो ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं। इसलिए अन्नागार नदियों के किनारे बनाए गए थे, यानी कि ये भी पता चलता है कि उस टाइम जो अन्नागार थे वो नदियों के किनारे बनाए गए थे। कृषि उन्नति के साथ पशुपालन का भी विकास हुआ, यहाँ पशुपालन भी होता था। कृषि कार्यों एवं व्यापार तथा परिवहन में पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। क्यों नहीं होगी भाई, जब वो व्यापार होता था विदेशों से और आंतरिक दोनों ओर से होता था तो सामान को ढोने के लिए तो कुछ चाहिए ना। तो बैल, आप देखे ही थे कि वहाँ एक खिलौने टाइप का बनाया गया था इक्का गाड़ी, उसमें बैल होते थे, पीछे टायर होता था, उस पर सामान लाद कर सब ये लोग व्यापार करते थे। तो इसलिए पशुओं की भी भूमिका तो होगी ही, वो खाद के लिए हो या सामान को ढोने के लिए हो। पशुओं में कुबड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी, भैंस, गाय, गधे, सूअर और कुत्ते आदि के होने का अनुमान है। गुजरात के निवासी हाथी पालते थे। देखिए यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि गुजरात के जो निवासी होते थे वो हाथी पालते थे। अब देखते हैं धार्मिक जीवन कैसा था इन लोगों का। तो सिंधु निवासी ईश्वर की पूजा मानव, वृक्ष एवं पशु तीनों रूप में करते थे, यानी कि जो उनके ईश्वर थे वो पशु, मानव और वृक्ष, ये 3 रूप में थे। तो मानव के रूप में भी वो करते थे ईश्वर की पूजा, वृक्ष के रूप में भी आपने देखा होगा, इसके पहले ही हमने बताया था, उर्वरता की देवी, एक स्त्री के गर्भ से एक पेड़ दिखाया गया है जिसे उर्वरता की देवी माना गया है। तो वृक्ष की भी पूजा करते थे, पशु की भी पूजा करते थे। इस सभ्यता के लोग भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में विश्वास करते थे। ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मुहर जैसे चनोदड़ों में बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी अनुमान लगाया जा सकता है, यानी कि बलि प्रथा का भी अनुमान मिलता है, यहाँ से प्रचलित थी। यह लोग मातृदेवी, रुद्र देवता, पशुपतिनाथ, शिव की बात हो रही है, लिंग योनि आदि की पूजा करते थे। इसके अलावा सिंधुवासी वृक्ष, पशु, सांप, पक्षी इत्यादि की भी पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता था। हमने देखा था मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला था वहाँ, तो वहीं बताया जा रहा है कि जो विशाल स्नानागार मिले हैं उसका प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य पूजा में होता था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक और चक्र सूर्य पूजा के प्रतीक थे। देखिए स्वास्तिक आज तो हम लक्ष्मी के लिए बनाते हैं, ये स्वास्तिक हम बनाते थे आज लक्ष्मी के लिए, आज बनाते हैं। उस टाइम बताया जा रहा है कि स्वास्तिक और जो चक्र होता था, ये विष्णु का जो आप चक्र देखते हैं वो सूर्य पूजा से उसकी तुलना की जाती थी, उसके प्रतीक माने जाते थे। सिंधुवासी जो थे वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद दाह संस्कार के 3 तरीके प्रचलित थे: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान एवं कलश समाधान। कलश समाधान का मतलब है जो अस्थियों की राख थी उसको कलश में भर के प्रवाहित किया जाता था। इनके धार्मिक दृष्टिकोण का आधार व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ सिंधु सभ्यता से ही होता है। धार्मिक दृष्टिकोण का आधार व्यवहारिक का मतलब है कि जो व्यवहार में धार्मिक कार्य होता था वही था। अब देखिए पतन के कारण देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति की तरह ही इसके पतन के लिए कोई एक कारण उत्तरदायी नहीं था। अब इतने बड़े हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो कोई सामान्य सी बात है, कोई एक कारण तो उत्तरदायी होगा नहीं। इस सभ्यता के प्राचीन अवशेषों के अध्ययन से यह पता चलता है कि अपने अंतिम समय में यह पतन की ओर उन्मुख रहा। अंततः द्वितीय सहस्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य इस सभ्यता का पूर्णतः विनाश हो गया। इस सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ। क्रमिक पतन का मतलब है कि अचानक इसका पतन नहीं हो गया, धीरे धीरे इसका पतन हुआ।
यह नगरीय सभ्यता से ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई। जैसे ये पहले ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता में पहुंची थी, पहले ग्रामीण, फिर अर्धनगर, फिर पूर्ण नगर, वैसे ही ये नगर से पहले अर्धनगर, फिर ग्रामीण सभ्यता में पहुंच गई पतन के बाद। अब देखते हैं सभ्यता की देन क्या थी, क्या क्या मिला सिंधु सभ्यता से। तो सिंधु सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रहीं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं दशमलव पद्धति पर आधारित माप तौल प्रणाली जो आज भी है, नगर नियोजन आज भी है, सड़क एवं नालियों की व्यवस्था इसी की देन है, हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। बहुदेववाद का प्रचलन, आज भी हम बहुत सारे देवी देवताओं को मानते हैं, ये यहीं से प्रचलन में आया, सिंधु सभ्यता का ही देन है। मातृदेवी की पूजा, ये भी सिंधु सभ्यता की ही देन है। प्रकृति पूजा, शिव पूजा आज भी होती है, लिंग योनि पूजा जो शिवलिंग की पूजा हम करते हैं। युग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, जल का आज भी धार्मिक महत्व है, हम गंगा से जल लाते हैं, गंगा जल के रूप में पूजा पाठ में प्रयोग करते हैं। स्वास्तिक जो आज लक्ष्मी का प्रतीक है, उस टाइम सूर्य का प्रतीक था। चक्र आदि प्रतीक के रूप में ताबीज, तंत्र मंत्र का प्रयोग, आभूषण का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था, अग्नि पूजा या अज्ञ मोहरों का उपयोग, इक्का गाड़ी, बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि। देखिए ये सभी सिंधु सभ्यता की देन है जो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं आज भी प्रचलित है। हो सकता है उससे थोड़ा उन्नत अवस्था में है, लेकिन चीज़ें वहीं से संज्ञान में आती हैं। सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख देन नगरीय जीवन के क्षेत्र में है। पूर्ण विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात इसी सभ्यता से हुआ, यानी कि नगर का जो सूत्रपात